नमस्कार, खबरों का पंचनामा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। हम लेकर आए हैं देश और दुनिया की 5 बड़ी खबरें जिस पे चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। ऑपरेशन सिंदूर 2.0 की आहट, दिल्ली धमाके पर पीएम मोदी की चेतावनी से पाकिस्तान में हड़कंप। पीएम बोले तह तक जाएंगे, किसी को नहीं बख्शेंगे। एनआईए करेगी दिल्ली ब्लास्ट केस की जांच, अमित शाह ने हाई लेवल मीटिंग के बाद लिया फैसला। लखनऊ में एटीएस और जम्मू कश्मीर पुलिस की छापेमारी, तो कई डॉक्टर्स की हो चुकी है गिरफ्तारी। बिहार में 20 जिलों की 122 सीटों पर अंतिम चरण का मतदान, जबरदस्त हुई आज वोटिंग, बन गया इतिहास, सारे रिकॉर्ड टूटे। महिला, पुरुष, बुजुर्ग, युवाओं में दिखा जबरदस्त उत्साह। सुप्रीम कोर्ट में एसआईआर पर हुई अहम सुनवाई, सुप्रीम कोर्ट ने वोटर लिस्ट रिवीजन पर सवाल उठाने वालों की लगाई क्लास। विपक्ष की याचिकाओं पर अब चुनाव आयोग देगा जवाब। नरम पड़े डोनाल्ड ट्रंप के तेवर, टैरिफ को लेकर कर दिया बड़ा ऐलान, कहा भारत बेहद महत्वपूर्ण, जल्द घटेगा। भारत पर लगा टैरिफ, पीएम मोदी की भी की जमकर तारीफ। खबरों की शुरुआत में सबसे पहले बात दिल्ली ब्लास्ट पर पीएम मोदी की दो टूक की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय पड़ोसी मुल्क भूटान की आधिकारिक यात्रा पर है। वहां से उन्होंने लाल किला धमाका के साजिशकर्ताओं के लिए जिस तरह की चेतावनी जारी की है, उसमें ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 2 की आहट नजर आ रही है। पीएम ने दिल्ली में हुए भयावह कार ब्लास्ट पर गहरा दुख व्यक्त करते हुए स्पष्ट किया कि इस आतंकी साजिश के जिम्मेदार लोगों को हर हाल में न्याय के कटघरे में लाया जाएगा। उन्होंने कहा कि मैं यहां बहुत भारी मन से आया हूं, जो भी जिम्मेदार होगा उसे बख्शा नहीं जाएगा। पीएम मोदी ने खुद भूटान दौरे पर बताया कि कैसे वो दिल्ली में कार धमाके के बाद रात भर जगे रहे। वो रात भर मिनट टू मिनट, पल पल की निगरानी रख रहे थे। उन्होंने अमित शाह से भी कई बार बातचीत की। अमित शाह ने भी पीएम मोदी को देर रात तक अपडेट दिया। तो भूटान से पीएम मोदी ने साजिशकर्ता के लिए सख्त संदेश जारी कर दिया है। सर, पीएम मोदी ने कड़ी चेतावनी दी है। अमित शाह ने भी कहा है कि किसी को बख्शा नहीं जाएगा। क्या तैयारी चल रही है अब? देखिए, 2-3 चीजें समझने की है। हमारे सेनाध्यक्ष ने साफ साफ कहा कि ऑपरेशन सिंदूर अभी जारी है जी। दूसरा, हिंदुस्तान की तरफ से साफ साफ कहा गया कि आतंकी हमला हिंदुस्तान में होगा तो हम ये अब उसके अंदर कोई अंतर नहीं बख्शेंगे कि ये नॉन स्टेट एक्टर हैं या स्टेट एक्टर हैं, आईएसआई है, आर्मी है पाकिस्तान की, या फिर कोई आतंकी संगठन हो, किसी को नहीं बख्शा जाएगा। मतलब ये कि आप ये जो दिल्ली धमाका हुआ है, इस तरह के धमाके कश्मीर को अगर छोड़ दें तो पहली बार प्रधानमंत्री मोदी के रिजीम में इस तरह का दुस्साहस किया गया है। और इसलिए इसके ऊपर जो कार्रवाई होगी ये पूरी दुनिया देखेगी। बख्शा तो बिल्कुल नहीं जाएगा, चाहे उरी हो, चाहे वो पहलगाम हो, चाहे वो पुलवामा हो। जब जब इस तरह के आतंकी घटनाओं को पाकिस्तानियों ने, जैसे मोहम्मद ने, लश्कर ए तोयबा ने हिंदुस्तान में अंजाम देने की कोशिश की, मोदी सरकार ने पलट के जवाब दिया है। तो अब इंतजार इस बात का है कि कब पाकिस्तान की फिर से घंटी बजाई जाएगी। जी, तो पीएम मोदी से लेकर अमित शाह और राजनाथ सिंह सभी ने ये साफ साफ संदेश दे दिया है कि साजिशकर्ता को बख्शा नहीं जाएगा। सुबह से ही लगातार अमित शाह मीटिंग्स कर रहे हैं। गृह मंत्रालय ने केंद्रीय जांच एजेंसी यानी कि एनआईए को जांच सौंप दी है। दिल्ली पुलिस ने भी मामले में यूएपीए के तहत एक प्राथमिकी दर्ज की है और कई जगहों पर छापेमारी भी अभी चल रही है। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार लाल किले के पास जिस कार में विस्फोट हुआ, उसके ड्राइवर का फरीदाबाद स्थित आतंकवादी मॉड्यूल से संबंध था। ब्लास्ट में जिस सफेद i20 कार का इस्तेमाल हुआ, उसका सीसीटीवी फुटेज भी आज सामने आ गया। मेट्रो स्टेशन की पार्किंग से निकल रही कार में काला मास्क पहने एक शख्स बैठा दिखाई भी दिया। पुलिस के मुताबिक कार में बैठे शख्स का नाम डॉक्टर मोहम्मद उमर नबी है। वो पुलवामा का रहने वाला है। पुलिस के मुताबिक उमर ने विस्फोटकों के साथ खुद को उड़ा लिया। ब्लास्ट को लेकर कश्मीर से लेकर गुजरात और यूपी तक में रेड और गिरफ्तारी ताबड़तोड़ चल रही है। सर, अभी तक जांच कहां तक पहुंची, क्या क्या हुआ अभी तक? जो जानकारी मिल रही कि अभी तक 60 लोगों से पूछताछ हो चुकी है।
चाहे वो लखनऊ हो, चाहे सहारनपुर हो, चाहे पुलवामा हो, अनंतनाग हो, या फिर गुजरात हो, या फरीदाबाद हो, या दिल्ली हो। अमित शाह ने कहा है कि एक एक को ढूंढ ढूंढ के निकालना जरूरी है, और जो समझ में आ रहा है वो ये कि आतंकवादियों ने, ये पाकिस्तानी चमचों ने इस बार डॉक्टरों के जरिए एक स्लीपर सेल तैयार किया हुआ है। ये जो मॉड्यूल है, ये व्हाइट कॉलर जिहादी, सब के सब एमबीबीएस डॉक्टर, एक महिला डॉक्टर लखनऊ से, ये जो खुद जो मारा गया उस कार के साथ, वो खुद में अपने आप में डॉक्टर था। डॉक्टर्स के कबर्ड के अंदर AK-47 निकल रहे हैं। जिस हिसाब से हजारों किलो अमोनियम नाइट्रेट मिला है, इसका मतलब यह है कि प्लानिंग बहुत तगड़ी थी, पूरी दिल्ली को खून से लाल कर देने की साजिश थी। लेकिन ये एक्शन जम्मू कश्मीर पुलिस और हरियाणा पुलिस और तमाम एजेंसियों को बधाई देने की आवश्यकता है कि आपने इतने बड़े हादसे को टाल दिया। पैनिक में आकर इस उम्र ने ये इस काम को अंजाम दिया, तो एक बहुत बड़ी सफलता, एक बहुत बड़ी आफत से हिंदुस्तान को बचाया गया है। और इसके इस मॉड्यूल और जिस तरीके से छापेमारी हुई है, इससे भारत की सरकार पूरी तरीके से चौकन्नी हो गई है। जी, अब बात बिहार विधानसभा चुनाव की। बिहार विधानसभा के दूसरे और आखिरी फेज के लिए 20 जिलों की 122 सीटों पर आज वोटिंग हुई। दोपहर 3 बजे तक ही 60% से ज्यादा मतदान हुआ और शाम होते होते सारे रिकॉर्ड ही टूट गए। दूसरे चरण के चुनाव में जबरदस्त बम्पर वोटिंग हुई है, जिसकी चर्चा चारों तरफ हो रही है। लोगों के अंदर जबरदस्त उत्साह भी नजर आया। महिलाएं लंबी लंबी कतारों में लगकर अपने मत का उपयोग करती नजर आई, तो वहीं काफी ज्यादा बुजुर्ग भी नजर आए। कुल मिलाकर वोटिंग जबरदस्त रही। अब थोड़े ही देर के बाद एग्जिट पोल के आंकड़े भी सामने आ जाएंगे। सर, ये तो जबरदस्त वोटिंग बिहार में हो गई है। इस ऐतिहासिक और बम्पर वोटिंग के पीछे क्या लग रहा है आपको? देखिए, इसके पीछे साफ साफ लग रहा है कि नीतीश कुमार की तरफ से ये जो महिलाओं को, जीविका दीदी को ये बिजली फ्री करने की बात, 10,000 रुपये देने की बात, और खास करके जो बुजुर्गों में देखने को मिल रहा है, जो पेंशन 400 रुपये से बढ़ा करके 1100 रुपये किया गया, ये सारे फैक्टर्स हैं जो इस चुनाव में काम कर रहे हैं। कुछ देर के बाद जब हम लोग रिकॉर्ड कर रहे हैं, फाइनल आंकड़ा नहीं आया है, लेकिन ये अनुमान लगाया जा सकता है कि 75% के आसपास वोटिंग होगी। और अगर इस तरह की वोटिंग हो रही है तो ये साफ दिख रहा है कि ये वोट नीतीश कुमार की सरकार के लिए है, ना कि ये सत्ता परिवर्तन करने वालों की भीड़ है। जी, अब बात एसआईआर को लेकर मचे बवाल की। चुनाव आयोग ने देश के 9 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी कि एसआईआर का दूसरा चरण शुरू कर दिया है। एसआईआर के दूसरे चरण का मामला सुप्रीम कोर्ट भी पहुंच गया है और आज सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई भी हुई। राजनीतिक दलों की तरफ से एसआईआर के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई थी, जिस पर आज एक साथ सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने डीएमके, सीपीआईएम, कांग्रेस की पश्चिम बंगाल यूनिट और तृणमूल कांग्रेस के नेताओं की याचिकाओं पर चुनाव आयोग से अलग अलग जवाब मांगा है। याचिका पर सुनवाई के दौरान जस्टिस सूर्यकांत और बागची की बेंच ने चुनाव आयोग को 2 हफ्ते में इस मामले में जवाब देने के लिए कहा है। सुनवाई के दौरान जस्टिस सूर्यकांत ने एसआईआर का विरोध करने वालों पर तीखी टिप्पणी करते हुए कहा कि आप लोग एसआईआर प्रक्रिया को लेकर इतने आशंकित क्यों हैं? आप लोग ऐसे दिखा रहे हैं जैसे देश में पहली बार वोटर लिस्ट का रिवीजन किया जा रहा है। आपकी आशंकाओं का चुनाव आयोग जवाब देगा। सर, आज क्या हुआ सुप्रीम कोर्ट में? सुप्रीम कोर्ट में यही हुआ, बेइज्जती हुई, डांट के भगाया गया। ये तो नॉर्मल प्रोसीजर है कि आप अगर कोई केस आप दायर करते हैं, उसको एक्सेप्ट किया जाता है तो नोटिस दी जाती है हर पार्टी को कि भाई आप इसका कोई जवाब दें। उसके तहत इलेक्शन कमीशन को कहा गया है कि 2 सप्ताह के अंदर आप उसका जवाब दे दें। लेकिन जो टिप्पणी की गई है कि भाई क्यों आशंकित हो, इतने परेशान क्यों हो? जज साहब लोग भी टीवी देखते हैं, जज साहब लोग भी अखबार पढ़ते हैं, उनको भी दुनिया के बारे में अंदाज होता है कि भाई क्या आखिर क्या चल रहा है। बांग्लादेशी भाग रहे हैं, इनके पेट में दर्द हो रहा है। आप फर्जी वोटर्स, उसके लिए लड़ाई लड़ रहे हो, सुप्रीम कोर्ट का टाइम बर्बाद कर रहे हो। बिहार में तो यही सारे लोग सब कुछ करके थक हार गए। क्या हुआ? एसआईआर रुक गया? एसआईआर हुआ, सक्सेसफुली हुआ, नए वोटर्स की लिस्ट बनी, फिर वोटिंग भी हुआ, और वोटिंग ऐसा
कि रिकॉर्ड टूट गया। मतलब ये कि इन पॉलिटिकल पार्टीज के अलावा आम जनता को इलेक्शन कमीशन के ऊपर भरोसा है, एसआईआर के ऊपर भरोसा है, हिंदुस्तान की डेमोक्रेसी के ऊपर भरोसा है। लेकिन ये जो तत्व हैं जो बोगस वोटिंग करना चाहते हैं, डबल वोटिंग करवा करके आप फर्जी तरीके से चुनाव जीतने की जो इनकी आदत पड़ी हुई है, इससे ही ये लोग परेशान चल रहे हैं। अदरवाइज वो कौन रैशनल व्यक्ति होगा, कौन ऐसा समझदार व्यक्ति होगा जो ये नहीं कहेगा कि जो वोटर लिस्ट हो वो पाक साफ हो, उसमें कोई डबल नाम नहीं हो, इसमें विदेशी ना हो, इसमें रोहिंग्या नहीं हो, इसमें बांग्लादेशी नहीं हो। तो ये तो अपने आप में आप बैल मुझे मार वाली कहानी है जो लोग सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा रहे हैं। जी, अब बात आज की आखिरी खबर की। भारत को लेकर ट्रंप के तेवर अब नरम पड़ गए हैं। ट्रंप ने भारत पर लगे टैरिफ घटाने के संकेत दिए हैं। दरअसल ट्रंप ने व्हाइट हाउस के ओवल ऑफिस में आयोजित भारत में अमेरिका के नए राजदूत बने सर्जियो गौर के शपथ समारोह में बड़ा ऐलान किया। ट्रंप ने कहा कि भारत पर लगाए गए बहुत अधिक टैरिफ को जल्द ही कम किया जाएगा। ट्रंप ने कहा कि हम भारत के साथ डील करने वाले हैं, ये डील पहले से काफी अलग होगी। अभी भारत के लोग मुझे पसंद नहीं करते हैं, लेकिन आने वाले समय में वो मुझसे फिर से प्यार करने लगेंगे। हम निष्पक्ष डील करेंगे, हम इसके बेहद करीब है। सर, हमने बार बार कहा है कि ट्रंप बैकफुट पर है, सरेंडर कर दिया। अब तो ट्रंप खुद कह रहे हैं कि हम टैरिफ कम करेंगे। देखिए, शोले फिल्म का एक डायलॉग है, जो डर गया समझो मर गया। हाँ। मोदी डरे नहीं, इसलिए खड़े रहे। जो लोग डर गए डोनाल्ड ट्रंप के इस तमाशे से, इस टैरिफ से, उनकी डिप्लोमेसी से, वो हार गए। इसमें यूरोप है, यूरोपियन यूनियन के कई सारे देश हैं, जापान है, ऑस्ट्रेलिया है, ब्राजील है, साउथ अफ्रीका, बहुत सारी कंट्रीज। जो खड़ा रहा मोदी की तरह वो जीत गया। और अंततोगत्वा वही हुआ जो हम लोग शुरू से कहते आ रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी आज की युग के वो चाणक्य हैं। आपने टैरिफ लगाया ये सोच के कि हिंदुस्तान की इकॉनमी बर्बाद हो जाएगी। अपने तमाम लोगों को लगा दिया, हिंदुस्तान में विपक्ष को भी लगा दिया। ये लोग भी कह रहे हैं इकॉनमी बर्बाद हो जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। क्या हुआ? हमारी जीडीपी और भी उसी तरीके से बढ़ रही है। हमारे स्टॉक एक्सचेंज में कोई फर्क नहीं पड़ा। और प्रधानमंत्री मोदी वो जले के ऊपर नमक छिड़कने का काम किया कि वो 8th पे कमीशन भी लगा रहे हैं, जीएसटी में छूट भी दे रहे हैं, और जो लोगों को सुविधाएं देने वाली योजनाएं उसको और बढ़ा भी रहे हैं। मतलब ऐसा प्रतीत हो रहा है कि भाई आपके टैरिफ आप अपने पास रखो, आपके इस 50% टैरिफ से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। और यही काम कर गया डोनाल्ड ट्रंप। वो एक बुली है, गिदड़ भभकियां देना, डराना, ये उस तरीके की डिप्लोमेसी करते हैं। और ये दांव इंडिया के खिलाफ फेल हो गया क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी अपनी जगह पे डटे रहे। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर समझाने के लिए। धन्यवाद। तो खबरों का पंचनामा में आज के लिए फिलहाल इतना ही। देश विदेश की बाकी खबरों और उनके सटीक एनालिसिस के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।